हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक और क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 4 जिसके MCQs के बाद उसके शॉर्ट डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम हल करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के चैप्टर से, आज के एक्सरसाइज के, आज के सॉल्यूशन से आपको बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। यकीनन एग्ज़ाम में डेफिनेटली पेपर आपका आसान होगा और आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पेन और पेपर भी साथ सामने लेकर बैठ जाएं क्योंकि डेफिनेशन जो आपके सामने मैं डिफ़ाइन करूंगा, इसके अलावा भी बताऊंगा जो आपने लिखनी है और आपके बहुत सारी चीज़ें काम आनी है। चैप्टर नंबर 4 है और इसकी एक्सरसाइज का दूसरा हिस्सा शॉर्ट डेफिनेशंस जो हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। शॉर्ट डेफिनेशंस में आपके पास 10 टर्म्स दिए गए हैं, 10 टर्म्स हैव बीन गिवन टू यू और उसको आपने डिफाइन करना है। और उन टर्म्स में सबसे पहले जो आपके पास टर्म है वो है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा है आपके पास वेसिकल, तीसरा है आपके पास कार्टिलेज, चौथा है आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म, पांचवा साइक्लोसिस है, छठा प्लाज्मोलाइसिस है और सातवां रेजोल्यूशन है, फिर टिश्यू है, फिर मैग्नीफिकेशन है, फिर सिस्टर्नी है। ये 10 टर्म्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ख़ास हैं। सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं एक्सोसाइटोसिस को। एक्सोसाइटोसिस जैसे नाम से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, एक्सो मीन्स आउट, साइटोसिस, साइटो मीन्स सेल। तो सेल से बाहर कोई चीज़ जाए ट्रैवल करके। हम सब हमारे बॉडी के अंदर सेल जो होते हैं, सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल करके आती हैं, सेल से बहुत सारी चीज़ें बाहर ट्रैवल करके भी जाती हैं। तो ऐसी मूवमेंट जो सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ कोई चीज़ ट्रैवल करे तो उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। यानी इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन in which the material move outside the cell is called exocytosis. The movement of material outside the cell is defined as exocytosis और इसका अपोजिट क्या होगा, एंडोसाइटोसिस। यानी सेल के अंदर अगर कोई चीज़ जाए, अंदर अगर कोई चीज़ ट्रैवल करके जाए तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरा टर्म आपके पास है वेसिकल्स। अब सेल के अंदर जो हैं, सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगी जो कि बबल लाइक या फिर जो है ओवल शेप के ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगी। इनको हम वेसिकल कहते हैं। ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सेल के अंदर तभी बनते हैं जब सेल के अंदर कोई प्रोडक्ट बनती है। सेल अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के प्रोटीन्स और ग्लूकोज को मिला के ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। तो वो जो है एक बबल लाइक शेप के अंदर उनके बाहर एक मेम्ब्रेन आ जाती है और वो सैक या फिर बैग बन जाती है, उसे हम वेसिकल कहते हैं। तो ये वेसिकल जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जिसके अंदर वो प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि सेल के अंदर भी काम आने होते हैं। जैसे वेसिकल की एक शेप जो है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसके बारे में डेफिनेशन में MCQs के पोर्शन में बता चुका हूँ। और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो सेल के बाहर भी जाने होते हैं। तो ये वेसिकल जो होती हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। दीज आर द बबल्स विच कंटेन chemicals which contain digestive enzymes which have to move outside the cell or which have to remain inside the cell. So vesicles are the bag like structures or bubble like structures. Definition number 3 जो है आपके पास है कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को हम कहते हैं। ये एक टिश्यू है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब कार्टिलेज जो है इसका बॉडी के अंदर एक रोल ये भी होता है कि ये हमारी बोन्स के ऊपर एक कुशन का काम करता है। यानी हड्डियाँ जहाँ होती हैं उनके ऊपर ये कुशन का या फिर आप कह लें इन्वेलप का काम करता है ताकि हड्डियाँ जो उनके जॉइंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। फिर ये जॉइंट्स के अंदर भी कार्टिलेज सॉफ्ट बोन मौजूद होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ मौजूद होता है। और हमारे कान की हड्डी के अंदर भी कार्टिलेज जो होती है, कान की हड्डी जो होती है वो भी कार्टिलेज बोन है, सॉफ्ट बोन है। तो कार्टिलेज इज डिफाइंड एज ए सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू। It is especially found in between the joints. It acts as a cushion on the bones और जो है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट शेप भी बनाता है। तो ये कार्टिलेज आप देखेंगे, इट्स इलास्टिक सॉफ्ट टिश्यू। इसके सेल जो होते हैं उनको हम स्पेशली कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं और ये बोन्स के जॉइंट्स के बीच में मौजूद होते हैं। दे आर फाउंड इन बिटवीन द जॉइंट्स, दे एक्ट एज अ कुशन एंड दे ऑल्सो मेक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक नोज, लाइक एयर, आउटर पार्ट ऑफ एयर और इट ऑल्सो शेप अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो उसकी शेप को मेंटेन करके रखता है। जब हम सांस लेते हैं ना तो हवा की नली जो है ये हमारी कोलैप्स ना हो जाए, बंद ना हो जाए, तो इसके बाहर एक रिंग्स होती हैं जो इसको पाइप को खोल के रखती हैं, वो भी कार्टिलेज रिंग्स कहलाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं।
न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वैसे साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी एक फ्लूइड होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस को एक शेप देता है, इट प्रोवाइड्स अ शेप, इट गिव्स अ शेप टू द न्यूक्लियस, इट्स अ फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट कंटेन क्रोमेटिन मटीरियल। इसके अंदर क्रोमोसोम्स के धागे होते हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो आप लिखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, इट कंटेन हेरिडिटरी मटीरियल, इट गिव्स शेप टू द न्यूक्लियस। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि है साइक्लोसिस। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी कंटिन्यूस एक सर्कुलर मूवमेंट चलती रहती है, अंदर साइटोप्लाज्म की जो एक सर्कुलर मूवमेंट चलती रहती है इसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल, द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइक्लोसिस। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं जो कि है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड, लाइसिस मीन्स किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक होना। अब ये है क्या? जब किसी सेल के बाहर एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो जाए जो कि हाइपरटोनिक है, यानी इस सेल के बाहर एक पानी मौजूद है, फ्लूइड मौजूद, जिसके बाहर जिस पानी के अंदर बहुत सारा नमकियात मौजूद है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इस कंडीशन में सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर आता है, द वाटर ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म मूव आउटसाइड द सेल, इन दिस द सेल श्रिंक, इन द रिजल्ट द सेल श्रिंक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड plasmolysis. The shrinking of the cell due to the movement of water outside the cell due to the external hypertonic condition, that is called plasmolysis. रेजोल्यूशन का मतलब है ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। जब माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो हम जो है रेजोल्यूशन का टर्म यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को जिसको आप देख रहे हैं, स्पेसिमेन जिसको आप देख रहे हैं, उसको क्लियर करके देखना, उसको इतना क्लियर देखना ताकि उसके अंदर दो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर नज़र आएँ। तो हम डिफरेंस हमेशा दो चीज़ों के बीच में करते हैं, तो दो जो चीज़ें हैं वो जितनी आपको क्लियर नज़र आएँ वो की रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी कहलाती है। रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज मेकिंग क्लियर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्पेसिमेन यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज़ करते वक्त दो चीज़ों के बीच में क्लियर डिस्टेंस नज़र आए, ये है रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं जो कि है टिश्यू। टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल, सेल मिलके एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि सेल सारे एक जैसे हों, उनकी शेप एक जैसी हो और वो सारे मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज़ आर डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल, और टिश्यू इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल, स्पेशलाइज्ड सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन शेप, एंड दे परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं और प्लांट की बॉडी के अंदर भी 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन टिश्यूज़ जो होते हैं वो बिल्कुल कंट्रास्ट बन जाते हैं डेफिनेशन जब आते हैं हम कंपाउंड टिश्यूज़ पे, क्योंकि हम कहते हैं कि टिश्यूज़ तो जो होते हैं वो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं ना वो सिमिलर ग्रुप नहीं कहलाते। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनके अंदर सेम सेल नहीं होते, वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन टिश्यू यहाँ पे बहरहाल आप डिफाइन ये करेंगे कि टिश्यूज़ आर डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स group of cells which perform as one unit, which perform one specific function. उसके बाद आते हैं मैग्नीफिकेशन पे। मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन की तरह ही एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते वक्त हम यूज़ करते हैं ये टर्म। इसका मतलब है किसी चीज़ को, किसी स्पेसिमेन को जो आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं और देखने के लिए उसको एनलार्ज करना, बड़ा करना। एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। किसी चीज़ को, माइक्रोस्कोप को, या फिर आप जो है वो किसी चीज़ को बड़ा करके जूम करके देखते हैं तो आप मैग्नीफाई कर रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज़ डिफाइंड एज एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब आप किसी चीज़ को बड़ा करके जूम करके देखते हैं तो उसके पिक्सल जो होते हैं, अगर क्वालिटी कैमरा की अच्छी नहीं है, लेंस की अच्छी नहीं है, तो जाहिर है तस्वीर जो है फट जाती है, ख़राब हो जाती है, उसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है। तो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है लेंस की तो मैग्नीफिकेशन करने से या मैग्नीफाई करने से जो है रेजोल्यूशन डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं जो कि सिस्टर्नी। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो इस तरह जो है पड़े होते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनकी ये एक जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक सिस्टर्नी कहलाती है।
द फोल्ड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड सिस्टर्नी। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इस तरह जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसकी ये एक फोल्ड जो है इसे हम जो है सिस्टर्नी कहते हैं। तो सिस्टर्नी इज डिफाइंड एज अ सिंगल फोल्ड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड सिस्टर्नी। तो ये 10 डेफिनेशन जो हैं क्लियर हो चुकी हैं आपके सामने। अब जो है हम नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं शॉर्ट डेफिनेशंस, सिंगल लाइन आंसर जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, लिखे मैंने नहीं है, आपने खुद ने लिखने हैं, आपने खुद ने थोड़ी मेहनत भी करनी है, ठीक है। थोड़ा इंगेज हो जाएं। पहला जो सवाल है वो है क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होना, यस माइटोकॉन्ड्रिया, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पहला सवाल सिंगल लाइन डेफिनेशन यस शॉर्ट क्वेश्चन में है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? आप सबको पता है कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है उसे हम कहते हैं, इस तरह डबल मेम्ब्रेनियों से एक स्ट्रक्चर पड़ी होती है ओवल शेप की, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सेल का बिजली घर कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया and energy is generated here, which is, you know what is that energy type? That is ATP, which is ATP, the currency of the body। हम ATP यूज़ करते हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ पे मिली? Where we got energy? We got energy in the mitochondria। फूड को ब्रेक करके एटीपी में कन्वर्ट किया गया माइटोकॉन्ड्रिया की जानिब से, तो माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट्स ब्रेक द फूड एंड जनरेट एटीपी विच इज़ द एनर्जी ऑफ द बॉडी, विच इज़ द करेंसी ऑफ बॉडी। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है उस पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस बताएं। गौर से सुनिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है वो 1935 में बनी थी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो 1665 में बनी थी। ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उसे यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो होते हैं लेंस जो होते हैं वो ग्लास लेंस हम यूज़ करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज द लेंस इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी यूज़ सिंपल ग्लास लेंस, वाइल इन द आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की तरफ लिखेंगे कि वी यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम जब यूज़ करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए तो हम आम नॉर्मल जो है लाइट यूज़ करते हैं, आम बीम जो है सनलाइट यूज़ करते हैं, या फिर लाइट जो हमारे पास अवेलेबल है वो यूज़ करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की साइड पर आप लिखेंगे कि वी यूज़ लाइट बीम्स, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है, इसलिए हमें चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। तीसरा ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो हमें तकरीबन 2000 मरतबा मैक्सिमम जो है चीज़ बड़ी करके दिखा सकता है। जितना आप पावरफुल जो है आई पीस और जो है यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितनी मरतबा बड़ा करके देख रहे हैं आपको पता चल सकता है। तो मैक्सिमम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 2000 टाइम्स, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 2 लाख टाइम्स। 2 लाख मरतबा किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता है। तो ये 3 डिफरेंस आप लिखेंगे काफ़ी हैं। और यहाँ पे ये आपके लिए सवाल है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मुझे ये पता चले कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है और आप पढ़ भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर डिफ्यूजन कैसे होती है? अब आप सबको पता है कि हमारे सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर आपको फ्लोटिंग प्रोटीन नज़र आ रहे होते हैं, और फ्लोटिंग प्रोटीन जो है चैनल का काम करते हैं जहाँ से चीज़ें अंदर आनी होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं वो स्पेसिफिकली ख़ास किसी चीज़ों को अंदर आने देते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन इज़
selectively permeable because it allows the specific material to move in and outside of the cell. That is why it is called selectively permeable. क्वेश्चन नंबर 2 बीच में रह गया था शायद, और वो ये है कि why we use आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन को हम क्यों यूज़ करते हैं जब हम किसी सेल को देख रहे होते हैं, या आयोडीन जो है क्यों यूज़ करते हैं जब हम ऑनियन पील को देख रहे होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आयोडीन जो है वो स्टार्च से मिलके ब्लू कलर का बन जाता है, ब्लू कलर में शो करता है। आयोडीन का सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जब हम सेल को देते हैं, जब भी हम किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप यूज़ करके देख रहे होते हैं तो हम उन्हें स्टेन करते हैं, हम कलर देते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर नज़र आएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल ये है कि आयोडीन हम क्यों यूज़ करते हैं। वी यूज़ आयोडीन बिकॉज इट कैन ट्रेवल इनसाइड द सेल, इट कैन मूव इनसाइड द सेल। ये क्या करता है, इट कलर्स द न्यूक्लियस, इट कलर्स द सेल मेम्ब्रेन, इट कलर्स द सेल वॉल, and it also colors the starch so that we can see things, parts of the cell clearly. That's why we use iodine. Question number 4 जो है वो है facilitated diffusion and active transport में डिफरेंस बताएं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है ऐसी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर हो, उन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके थ्रू। इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द चैनल प्रोटीन विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये पैसिव टाइप की ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। होता यह है कि जब सेल के अंदर या फिर बाहर जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही होती है तो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, तो कि ताकि इन प्रोटीन को, इनकी प्रोटीन की शेप चेंज कर सकें। जब इनकी शेप चेंज होती है तो फिर ये जो अलाउ करते हैं तो इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड for the movement of molecules, while facilitated movement, facilitated diffusion is a type of diffusion in which there is no consumption of energy. It occurs through the proteins, channel proteins of cell membrane. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है why cell is called basic structural and functional unit of life। बहुत ही सिंपल है, सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो टोटल स्ट्रक्चर जो है वो सेल की बनी हुई है। सेल इज़ स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज आवर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इनसाइड द सेल। फॉर एग्जाम्पल, digestion is performed inside the cell, for example respiration occurs inside the cell, for example synthesis of molecules occur inside the cell, all the metabolic activities occur inside the cell. That's why we call it functional unit of life. So cell is basic structural and functional unit of life because it performs all the metabolic activities of the life, and it is a building block of the body of living organism. Clear है, बहुत ही सिंपल है, चीज़ें आपको समझ आई हैं, चीज़ें उन्होंने आपको मज़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम अच्छे हों, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपको मेरे वीडियोस हेल्प करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस आप तक आती रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।